हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टोरी टाइम। आज के इस वीडियो में हम BG 106 के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर कैसे लिखेंगे उस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ Shelley's thought with reference to the poem Ode to the West Wind, or discuss how Shelley presents the West Wind both as destroyer and preserver in the poem Ode to the West Wind। तो ये दोनों क्वेश्चन में आंसर लिखने का जो प्रोसीजर होगा सेम होगा। कैसे सेम होगा मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो बनाते समय बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, तो अगर आपको कुछ बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है तो उसे कृपया इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑड टू द वेस्ट विंड। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सेलेस का जो थॉट है उस व्यू पॉइंट को हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है सेले प्रेजेंट्स द वेस्ट विंड बोथ एज डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। तो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेले ने वेस्ट विंड को डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर कहा है। तो ये जो उन्होंने डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर कहा है वेस्ट विंड को, वो उनका ही व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पर इस दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम होगा। तो चलिए इस आंसर को देखते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो आंसर लिखने का पैटर्न है, यहाँ पर सेले का जो बैकग्राउंड है या फिर उनका जो बायोग्राफी है उसे मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है या फिर मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेनली क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा गया है और इस आंसर में मैंने उनका जो बायोग्राफी इसलिए नहीं लिखा कि बुक में उनका जो बायोग्राफी है पूरा का पूरा दिया गया है। तो आप चाहे तो उनका जो बायोग्राफी है बुक में जो दिया गया है BG 106 में, उसे पढ़ के उसे यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बायोग्राफी पोर्शन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। यहाँ पर Ode to the West Wind is one of the best known and loved poem by P.B. Shelley। तो P.B. Shelley जो थे ये रोमांटिक पोएट थे, ठीक है। P.B. Shelley was one of the greatest romantic poet of early 19th century। He was an uncompromising idealist। He remained a radical throughout his life। He continued his struggle for the cause of individual liberty, social justice, and peace। He wished to bring social reform by his inspiring and courageous work of literature। He dreamed of an ideal society in which there should be no slavery and no exploitation। तो पीबी शेले जो थे उनका जो राइटिंग था वो मेनली जस्टिस के ऊपर होता था, पीस के ऊपर होता था, और वो हमेशा चाहते थे कि सोसाइटी में जस्टिस बना रहे और सोसाइटी में कोई भी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उन पर कोई भी अत्याचार ना हो या फिर कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो वो सोसाइटी में एक पीस लाना चाहते थे। वो भी अपने जो राइटिंग है, उनका जो लिटरेचर वर्क है उसके ज़रिए सोसाइटी में एक सिमिलैरिटी बरकरार करना चाहते थे, सोसाइटी में एक पीस बजाय रखना चाहते थे। ये जो पोएम है पोएट के एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। ऑड टू द वेस्ट विंड इज एन ऑड पोएम रिटन बाय पर्सी बिश शेले। पीबी शेले का पूरा नाम था पर्सी बिश शेले। द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय हिज लाइफ एट आर्नो नियर फ्लोरेंस इन 1819। शेलेस नोट सेस। तो यहाँ पर ये जो उन्होंने लिखा है ये उनका खुद का नोट है। तो उस नोट में उन्होंने क्या लिखा है, दिस पोएम वाज कंसीव्ड एंड चीफली रिटन इन ए वुड दैट स्कर्ट्स द आर्नो नियर फ्लोरेंस, and on a day that tempestuous wind, whose temperature is at once mild and animating, was collecting the vapors which poured down the autumn rains. They began, as I foresaw at sunset, with a violent tempest of hail and rain, attended by that magnificent thunder and lightning peculiar to Cisalpine region। तो ये उन्होंने खुद लिखा है उनके नोट्स में, ठीक है। तो ये जो पोएम है ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन में पूछा गया है हमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑड टू द वेस्ट विंड। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, इसलिए पोएम का जो राइटिंग पैटर्न है, कौन सा राइम स्कीम फॉलो हुआ है, ये सब हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है द पोएम ऑड टू द वेस्ट विंड कंसिस्ट ऑफ 5 स्टांजास। ईच ऑफ द स्टांजास कंसिस्ट ऑफ 5 स्टांजास, 4 3-line stanzas and a 2-line couplet। They all have iambic pentameters। The rhyme scheme of the poem is ABA, BCB, CDC, DED, EE। तो यहाँ पर ये थोड़ा समझने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये इजीली समझा देता हूँ। तो ये जो होल पोएम है इसे टोटल 5 स्टांजा में डिवाइड किया गया है या फिर 5 भाग में आप कह सकते हैं, ठीक है। हर एक भाग में क्या है, हर एक भाग में 5 स्टांजास हैं। जो पोएम है उसे टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक एक पार्ट में क्या है फिर 5 स्टांजास हैं। और वो जो 5 स्टांजास हैं उन 5 स्टांजास में क्या है 4 3-line स्टांजास एंड ए 2-line कॉपलेट है। तो समझ लीजिए ये एक बड़ा पोएम हो गया, इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
एक पार्ट में क्या है, ए बी ए करके एक 3 लाइन हो गया, बी सी बी करके ये 3 लाइन हो गया, सी डी सी करके ये 3 लाइन हो गया, डी ई डी करके ये 3 लाइन हो गया और ई ई करके ये एक कॉपलेट हो गया। तो हर एक जो बड़ा 5 पार्ट है, हर एक पार्ट के अंदर ऐसे छोटे-छोटे 5 स्टांजास हैं और जो 4 3 लाइन के स्टांजास हैं और आखिरी जो स्टांजास है वो एक कॉपलेट है। ठीक है, तो उसका जो राइम स्कीम है ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी एंड ई ई, ये उसका राइम स्कीम है। ठीक है। In the first stanza, the west wind painted as a force of nature with its influence on land, in air, on and under water. Shelley described the work of the west wind on earth. The west wind is invisible, swift, uncontrollable, destroyer and preserver. तो ये जो फर्स्ट स्टांजा है, फर्स्ट स्टांजा में शैले ने वेस्ट विंड को एक नेचुरल फोर्स की तरह दर्शाया है और वो जो नेचुरल फोर्स है उसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है, लैंड पर हो रहा है, एयर पर हो रहा है और ऑन एंड अंडर वाटर हो रहा है, यानी पानी के ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है उसका इफेक्ट। ठीक ठीक है, तो ये एक अनकंट्रोलेबल फोर्स है। उन्होंने वेस्ट विंड को ऐसे ही यहाँ पर पेंटेड किया है, ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। यहाँ पर आगे हम हर एक स्टांजा को धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और हर स्टांजा में क्या क्या खासियत है, लिखने का जो स्टाइल है वो हम लिखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इस पोएम के अंदर बहुत सारे इमेजेस एंड मेटाफर का यूज किया गया है, तो आपको इस पोएम पढ़ते ही बहुत ईजी तरीके से आपको कहाँ पर मेटाफर एंड इमेज का यूज किया गया है आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इन द फर्स्ट स्टांजा Shelley describe the work of wild west wind on earth. The west wind is destroyer and preserver. The west wind is the life giver of the autumn season. It means the season is created when the west wind blows over Europe. The west wind drives away the dead, rotten, and decayed leaf just as a magician drives away a ghost by his magic spell. तो यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं जैसे एक मैजिशियन घोस्ट को भगा देता है, उसी तरह जो वेस्ट विंड है वो डेड, रॉटन एंड डिकेड लीफ को दूर बिखेर रहा है, क्योंकि डेड एंड जो रॉटन लीफ है वो इधर उधर पड़ा है। तो जो वेस्ट विंड है, वाइल्ड वेस्ट विंड है, वो क्या कर रहा है, उस डेड एंड डिकेड लीफ को वो दूर ले जाकर फेंक रहा है। ठीक है, द वेस्ट विंड इज कॉल्ड प्रिजर्वर बिकॉज इट कैरीज द सीड्स, स्कैटर द सीड फार वाइड एंड अंडरग्राउंड where they lie till the advent of spring, when they sprout into plants. In spring, the whole nature looks beautiful, nature fills with freshness and new vibes. तो उन्होंने वेस्ट विंड को प्रिजर्वर इसलिए कहा है क्योंकि वो डेड लिप्स के साथ साथ सीड्स को भी बहुत दूर तक ले जाता है और वो उसे अंडरग्राउंड में उसे जमा कर देता है। ठीक है, और जब सही मौसम आता है उन सीड्स में क्या होता है, स्प्राउट निकलता है और वो धीरे धीरे एक पेड़ के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने वेस्ट विंड को यहाँ पर प्रिजर्वर भी कहा है, क्योंकि उस वेस्ट विंड की वजह से एक मौसम में बदलाव होता है और उसकी वजह से ही माहौल में परिवर्तन होता है और एक नई शुरुआत होता है। ठीक है, और जब नेचर सही हो जाता है, नेचर में फ्रेशनेस आ जाता है और न्यू वाइब्स यानी नया माहौल बन जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पोएट ने सही तरीके से कहा है कि वेस्ट विंड एक डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है, क्योंकि वो उस बात को साबित कर रहा है, जो वेस्ट विंड है पोएट के बात को साबित कर रहा है। ठीक है, पोएम में लिखा गया है, लूज क्लाउड्स इन द स्काई आर कंपेयर्ड टू द ड्राई लीव्स इन द ब्रांचेस ऑफ ए ह्यूज ट्री व्हिच स्टैंड्स बिटवीन द स्काई एंड ओशन। तो यहाँ पर पोएट ने एक कंपैरिजन किया है, जो आसमान में जो लूज क्लाउड्स हैं उन्हें ड्राई लीव्स के साथ कंपेयर किया गया है, एक बहुत बड़े पेड़ का जो ड्राई लीव्स होते हैं उसके साथ कंपेयर किया गया है। Soon they are converted into dark, thick, rainy clouds. Soon the clouds are compared to the hair of a huge giant. उसके बाद जो आसमान में क्लाउड्स हैं वो धीरे धीरे डार्क एंड थिक रेनी क्लाउड्स में चेंजेस हो जाते हैं। तो पोएट ने भी यहाँ पर उनके जो कंपैरिजन है उसे चेंज कर दिया और कहा है, Soon the clouds are compared to the hair of a huge giant. जो डार्क क्लाउड्स हैं उसे पोएट ने किसके साथ कंपेयर किया है, हेयर ऑफ ए ह्यूज जाइंट, एक बहुत बड़े राक्षस के हेयर यानी बाल के साथ कंपेयर किया है। तो वेस्ट विंड ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल, लाइटनिंग एंड थंडर which are essential for new life on earth. और वो जो वेस्ट विंड है वो अपने साथ बहुत लाइटनिंग, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, बहुत बारिश लेकर आता है, लाइटनिंग यानी बिजली लेकर आता है, थंडर यानी तूफान लेकर आता है, जो कि एक नई शुरुआत अर्थ में या फिर इस धरती में एक नई शुरुआत के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही आवश्यक है। The third section presents the effect of the wind on the sea. Here the Mediterranean Sea is personified asleep, dreaming of old places and towers which are only reflection. The west wind drives away the unreal thought of Mediterranean Sea. तो यहाँ पर पोएट ने मेडिटेरियनियन सी को पर्सनिफाइड किया है और वो जो वेस्ट विंड है
उसका जो थॉट है, जो अनरियल थॉट है, उसे धोकर ले जा रहा है, ठीक है। वेस्ट विंड यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी का जो अनरियल थॉट है उसे यहाँ पर साफ कर रहा है। वो जो वेस्ट विंड था वो जैसे उस मेडिटेरेनियन सी का जो अनरियल थॉट्स था उसे धोकर ले गया, उसी तरह वर्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मेरा भी जो ओल्ड थॉट हैं, जो डेड आइडियाज़ हैं, उसे तुम लेकर चले जाओ, क्योंकि वो जो ओल्ड थॉट हैं, वो जो ओल्ड आइडियाज़ हैं, वो अगर चले जाएंगे तो वो मैन्योर की तरह काम करेंगे। मैन्योर यानी जो फसल में देते हैं ताकि फसल और भी ज़्यादा बड़ा हो सके, तो वो उस मैन्योर की तरह काम करे, क्योंकि उस मैन्योर क्या करेगा, न्यू थॉट्स को जन्म देगा, न्यू कंसेप्शन यानी नई शुरुआत होना। तो अगर वो डेड थॉट, डेड आइडिया चले जाएंगे तो वो मैन्योर की तरह काम करेंगे उस नए आइडियाज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि तभी जाके नए आइडियाज़ का जन्म होगा, तभी जाके न्यू आइडियाज़ पैदा होंगे। धीरे धीरे हम कंक्लूजन की ओर आएंगे। द शैली हैज़ ड्रॉन द इमेज ऑफ द वेस्ट विंड इन इट्स 3 फेज, अपीयरेंस, एक्शन एंड मैसेज। तो यहाँ पर पोएट ने जो वेस्ट विंड है उसका 3 फेज को दर्शाया है। एक अपीयरेंस, क्योंकि वो भयानक था, क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा है डेस्ट्रॉयर। एक्शन, एक्शन जो था वो यहाँ पर दोनों का काम क्या है, एक डेस्ट्रॉयर का काम और एक प्रिजर्वर काम। एंड मैसेज, मैसेज उन्होंने ये दिया है कि वो जो वेस्ट विंड है वो डेस्ट्रॉयर भी है एंड प्रिजर्वर भी है। वो एक साथ तूफान लेकर आता है और दूसरी ओर नई शुरुआत लेकर आता है। इसीलिए हमें एक चेंज की ज़रूरत है जो कि एक नई शुरुआत करेगा, ठीक है। इट्स अपीयरेंस एंड एक्शन ऑन लैंड, इन द एयर एंड अंडर वाटर आर कनेक्टेड विद इट्स डुअल कैपेसिटी फॉर डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। और यहाँ पर कहा गया है जो वेस्ट विंड है उसका जो इफेक्ट है लैंड पर भी है, एयर पर भी है एंड वाटर पर भी है, और इन तीनों जगह पे उसका डुअल कैपेसिटी है, डिस्ट्रक्शन का है और क्रिएशन का है, ठीक है। तो वेस्ट विंड डिस्ट्रॉय ऑल द बैड एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड। द वेस्ट wind inspired the poet to destroy corruption, laziness and all the bad elements in the world and to create a new generation। तो यहाँ पर पोएट उस वेस्ट विंड से क्या सीखते हैं कि वेस्ट विंड जैसे इस लैंड, एयर एंड वाटर से जो बैड एलिमेंट है उसे लेकर चला गया और एक नई शुरुआत करके गया, उसी तरह पोएट चाहते हैं कि उनके जो लिटरेरी वर्क है, लिटरेचर है, उसके ज़रिए वो दुनिया में जो करप्शन है, लेजीनेस है और भी जो बैड एलिमेंट्स है उसे दूर करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ वो एक नए जनरेशन शुरू करना चाहते हैं। एंड में हम इस पोएम का कंक्लूजन लिखेंगे। द वे शैली क्राफ्टेड द पोएम, हिज यूज ऑफ इमेजरी इज अनबिलीवेबल। शैली ग्लोरीफाइज द वेस्ट विंड बिकॉज इट्स destroy टू प्रिजर्व, ठीक है। ही फाइंड्स द ऑप्टिमिज्म बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन। और टू द वेस्ट विंड इल्यूस्ट्रेट शैलीज कैरेक्टरिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। तो यहाँ पर पोएट ने वेस्ट विंड को ग्लोरीफाई किया है क्योंकि वो एक डिस्ट्रॉयर है और एक प्रिजर्वर भी है। क्योंकि पोएट को उस डिस्ट्रक्शन के बाद का जो क्रिएशन है वो उन्हें दिखाई देता है। वो समझ पाते हैं कि इस डिस्ट्रक्शन के बाद एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पर पोएट का जो ऑप्टिमिज्म है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है पीवी शैली ने कैसे अपने पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, लिप्स को घोस्ट के साथ कंपेयर किया है, डार्क क्लाउड को हेयर के साथ कंपेयर किया है। तो इस पोएम का जो लिखने का स्टाइल है इसे देखते हुए कह सकते हैं कि ऑड टू द वेस्ट विंड, ये जो पोएम है ये वन ऑफ द इम्प्रेसिव पोएम है पीवी शैली का। ऑड टू द वेस्ट विंड इज द मोस्ट इम्प्रेसिव पोएम ऑफ पीवी शैली। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।